नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस पे। और मैं नरेंद्र मिश्रा उपस्थित हूँ आपको रसायन विज्ञान सिखाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था एल्किल हैलाइड के कि एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। एल्किल हैलाइड को IUPAC में हेलो एल्केन पढ़ते हैं और इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के विरचन की विधियां। क्या पढ़ेंगे हम? विरचन। विरचन माने होता है निर्माण या प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, एल्किल हैलाइड के निर्माण की जो विधियां होती हैं वो कई सारी विधियां हैं और उनमें से जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं। एल्किल हैलाइड के निर्माण की जो पहली विधि है वो विधि है एल्केन का क्लोरीनीकरण। क्या है? एल्केन का क्लोरीनीकरण। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये, एल्केन का क्लोरीनीकरण। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, रिएक्शन आपको आती है, यदि आपको लगता है कि हमको रिएक्शन आती है तो आप कन्वर्जेशन करके देखिए। अगर आप कन्वर्जन कर लेते हैं, क्या होता है, नहीं कैसे प्राप्त करोगे? अगर आप कैसे प्राप्त करोगे क्वेश्चन हल कर लेते हो तो समझिए आपको रिएक्शन आती है। और अगर आप कैसे प्राप्त करोगे रिएक्शन नहीं कर पाते एक्सरसाइज की तो समझ जाइए रिएक्शन नहीं आती है। इसलिए कहते हैं याद करने से काम नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखिए, पहली विधि है एल्केन की क्लोरीनीकरण, मतलब एल्केन की क्लोरीन से क्रिया। अब देखिए बच्चों, एल्केन को हमने पढ़ा है, हमने वीडियो में पढ़ा है, हमने वीडियो डाले भी है। एल्केन को दिखाते हैं R सिंगल बॉन्ड H से। किससे दिखाते हैं? R सिंगल बॉन्ड H। और जब इसकी क्लोरीन बनाएं तो क्लोरीन से रिएक्शन मतलब Cl2। ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, यही पर समझना है। एल्केन की क्लोरीन से क्रिया क्यों? एल्केन की फ्लोरीन से क्रिया क्यों नहीं? एल्केन की आयोडीन से क्रिया क्यों नहीं? एल्केन की ब्रोमीन से क्रिया क्यों नहीं? जरा समझिए, क्लोरीन से ही क्यों? कुछ ना कुछ कारण होगा जरूर। ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं। एल्केन R सिंगल बॉन्ड H। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? मेथेन CH4। ये कौन सा है? RS श्रेणी के सदस्य। दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, C4H10। ये एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, कार्बनिक रसायन की कहानी है। कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्रियाशीलता घटती है। मतलब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्रियाशीलता घटेगी। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील मेथेन, उससे कम एथेन, उससे कम प्रोपेन, उससे कम ब्यूटेन, उससे कम पेंटेन। समझ रहे होंगे आप लोग? क्रियाशीलता क्यों बढ़ती है? इसका कारण है इनका घनत्व तो बढ़ता जाता है। घनत्व बढ़ने की वजह से अणु पास आते जाते हैं और इनकी अवस्था गैस से ठोस की ओर बढ़ती है। मतलब प्रथम सदस्य मेथेन गैस है, एथेन गैस है, लेकिन एथेन के जो अणु होंगे वो मेथेन की अपेक्षा थोड़ा पास पास होंगे। गैसों के अणु पास पास होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ये सब पढ़ी होगी आपने। वही कहानी यहां पर है। तो क्रियाशीलता घटती है अगर कार्बन संख्या बढ़ती है। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील मेथेन। ठीक। उसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात करें हम, तो हाइड्रोजन भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है और आयोडीन सबसे कम क्रियाशील। ध्यान समझिए, तो फ्लोरीन बहुत क्रियाशील, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन की क्रियाशीलता का कारण बहुत अच्छा कारण है। अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा कारण है। मजा आ जाती है वैसा पढ़ने में, रीजन पढ़ने में मजा आ जाती है। लेकिन फिलहाल हम टॉपिक पर पढ़ते हैं। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील, मेथेन सबसे ज्यादा क्रियाशील। ठीक है ना? अब सोचिए, अगर RH की जगह पर हम मेथेन ले लें CH4 और प्लस फ्लोरीन ले लें F2, क्या होगा? ये भी बहुत क्रियाशील, ये भी बहुत क्रियाशील। क्या होगा? रिएक्शन बहुत तेज होगी। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना बहुत तीव्र होगा, इतनी तेजी से रिएक्शन होती है कि
उपकरण में ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए मेथेन की फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं कराई जाती। ठीक है ना, क्या समझना, रिएक्शन इतनी तेज होती है कि उपकरण ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए मेथेन की रिएक्शन फ्लोरीन से नहीं कराई जाती है, सीधी सी बात। तो फ्लोरीन के अपेक्षा क्लोरीन कम क्रियाशील है, इसलिए मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाती है। किससे कराई जाती है? क्लोरीन से। इसलिए एल्केन का क्लोरीनीकरण होता है, फ्लोरीनीकरण नहीं कराते, क्लोरीनीकरण कराते हैं। ठीक है ना, या तो एल्केन हमारा हाइयर होना चाहिए, हाइयर एल्केन कम क्रियाशील होगा, फ्लोरीन ज्यादा क्रियाशील, तो रिएक्शन हो सकती है। ठीक है ना, वैसे अगर मेथिल या एथिल प्रोपिल करा रहे हैं तो फिर फ्लोरीनीकरण नहीं कराएंगे, क्लोरीनीकरण कराते हैं। समझ गए होंगे आपको क्यों ऐसा होता है। अब ध्यान समझिए, ये रिएक्शन तुमको करानी ही नहीं है लैब में, क्योंकि इससे जो है विस्फोट हो जाता है, तो ये रिएक्शन हमारे लिए है मिसयूज। एल्केन की क्लोरीन से क्रिया, तो एल्केन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है इसके लिए हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और उसका वीडियो पड़ा हुआ है, कार्बनिक अभिक्रियाएं कैसे होती, कार्बनिक अभिक्रियाएं उसके पार्ट पड़े हुए हैं, देखिए उनसे। तो एल्केन की क्लोरीन जो रिएक्शन होती है वो दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से, जरा अच्छे तरीके से समझना। एक होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2, और दूसरी होती है लेविस एसिड, लेविस एसिड के साथ। अब दोनों में अंतर है। अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा? रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होगी। कैसे होगी? अनकंट्रोल्ड फ्री रेडिकल प्रोसेस से रिएक्शन होगी, और कई सारे उत्पाद बनेंगे। हमने पढ़ाया है, वीडियो में डाला हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप पीछे की वीडियो देखिए और उसको अच्छी तरीके से समझिए, आपको एक एक वीडियो समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर जी हमको ये समझ में नहीं आया, हम आपको बताएंगे। जो दूसरा प्रोसेस है वो लेविस एसिड है, और लेविस एसिड में हम यूज करते हैं AlCl3। ये एक अच्छा लुईस अम्ल है, इसका प्रयोग करते हैं। ज्यादातर क्लोरीनीकरण की रिएक्शन में आपको AlCl3 ही मिलेगा। तो AlCl3 की प्रेजेंस में जो क्लोरीन होती है वो एल्केन से रिएक्शन करती है। ठीक है ना, अब बच्चों ध्यान जरा समझना, यहां पर लुईस अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो रिएक्शन हमारी आसानी से होगी और स्टेप बाय स्टेप होगी। अगर फ्री रेडिकल से रिएक्शन हम करा रहे हैं तो रिएक्शन हमारी तीव्र होगी, बहुत तेज होगी, और स्टेप बाय स्टेप नहीं होगी। कई सारे प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे एक साथ, तो कई सारे प्रोडक्ट नहीं प्राप्त करने, हमको प्राप्त करना है केवल एल्किल हाइड्राइड। अब बच्चों देखो, Cl2 को अगर आप समझना चाहते हैं तो Cl2 को तोड़ कर लिखिए, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। देखो दो क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉनों के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और दोनों क्लोरीन पर AlCl3 अटैक करता है। ये पूरा विधि हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछले वीडियो में, आप उससे समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है वहां पर तो प्लीज आप हमसे कमेंट करिए, हम समझाएंगे इसको फिर से एक बार। तो क्या होता है कि एक Cl और एक H पृथक हो जाता है, माइनस में HCl पृथक हो जाता है, और बच जाता है RCl, R सिंगल बॉन्ड Cl। मतलब हमको जो एल्केन की क्लोरीन से रिएक्शन करानी है वो लुईस एसिड प्रोसेस से करानी है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आपको। जो इसका सेकंड प्रोसेस है, जरा सेकंड ध्यान देना बच्चों। फिलहाल अभी हम इसी पर बात करते हैं, अभी हम इसको समझते हैं। RH की जगह पर हम CH4 ले लें, CH4 प्लस Cl2, क्या होगा? प्रेजेंस लुईस एसिड AlCl3 माइनस में HCl निकलेगा, और बन जाएगा हमारा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। अगर हम RH की जगह पर बदल दें इसको तो हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन ले लिया, और प्लस Cl2। अब रिएक्शन क्या होगी? माइनस में HCl फिर से निकलेगा, प्रेजेंस वही AlCl3, और क्या निकलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस बार सॉरी CH2 और यहां पर Cl, इस बार हमारा बनेगा एथिल क्लोराइड। अब ध्यान देना बच्चों, अगर हम ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपेन ले लें, और प्रोपेन की रिएक्शन हम क्लोरीन से कराएं, तब क्या होगा? AlCl3। देखो सबसे तेज ये रिएक्शन होगी, उसके बाद ये रिएक्शन होगी उससे धीमे होगी, और ये रिएक्शन उससे भी धीमे होगी। लेकिन ध्यान समझना बच्चों, एल्केन की एक कहानी है कि जब एल्केन का क्लोरीनीकरण होता है तो अगर बीटा हाइड्रोजन है तो एल्केन क्लोरीन हमेशा बीटा से रिएक्शन करती है। किससे रिएक्शन करती है? बीटा से। समझ गए ना, अल्फा की अपेक्षा बीटा से रिएक्शन करेगी एल्केन के साथ। और इसका कारण यह है कि CH3 जो है ये प्लस आई प्रभाव दिखाता है,
क्या दिखाता है? प्लस हाइड्रोफोबिक, समझ गया ना? जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव आ जाता है, आंशिक ऋणावेश रहता है, ठीक है ना? तो क्लोरीन रिएक्शन कहां से करेगी? बीटा से, ठीक है ना? और क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर लगेगा Cl, माइनस में निकलेगा HCl और प्लस में कुछ मात्रा में बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। देखो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा होगा। अगर प्रोपेन की रिएक्शन करा रहे हैं जहां पर बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन है एल्केन में, तो हाइड्रोजन जो होता है वो बीटा से रिएक्शन करता है, बीटा को रिप्लेस करता है, तो बीटा वाला मेजर बनेगा और अल्फा वाला माइनर बनेगा। मतलब हमारा मुख्य उत्पाद होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, या इसको हम 2-क्लोरोप्रोपेन भी पढ़ सकते हैं, आयोडिक एसिड, ठीक है ना? तो एल्केन की क्लोरीन से क्या रिएक्शन होती है ये आपने समझ लिया होगा, प्लीज इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों, एल्केन की क्लोरीन से रिएक्शन, एल्केन का क्लोरीकरण कैसे होता है ये आपने समझा होगा रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा, निर्माण की दूसरी विधि। तो जो निर्माण की सेकेंड विधि है वो हाइड्रोजन एसिड का योग है एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग। तो प्यारे बच्चों, एल्केन हैलाइड बनाने का जो दूसरा प्रोसेस है वो है एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग। अब देखिए यहां पर बात करते हैं एल्कीन और हाइड्रोजन अम्ल, जरा समझना। योग का मतलब योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन एसिड की है और एल्कीन पर है, ठीक है ना? ये हमको पढ़नी है। चलो पढ़ते हैं इनको आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग ये हमारा टॉपिक है। और एल्कीन का मतलब क्या होता है? एल्कीन का मतलब हम पढ़ चुके हैं इसके पहले, सजातीय स्टडी में डाली थी होमोलोगस सीरीज, तो आप उस पे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एल्कीन का मतलब होता है जहां पर C और डबल बॉन्ड C हो, मतलब जहां पर दो कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड लगा हो उसे हम एल्कीन कहते हैं। और हाइड्रोजन अम्ल का मतलब होता है H सिंगल बॉन्ड X, जहां पर हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे कहते हैं हम हाइड्रोजन अम्ल, ठीक है ना? तो हमको एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग देखना है। तो प्यारे बच्चों, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि एल्कीन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं सिमेट्रिकल, एक होते हैं नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जहां पर दो कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड लगा हो और उनके दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो, उन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिकल। मतलब डबल बॉन्ड के दोनों ओर के कार्बन के पास हाइड्रोजन बराबर हो, वो होते हैं सममित। और जहां पर डबल बॉन्ड के दोनों ओर जो कार्बन होते हैं उसके पास हाइड्रोजन की संख्या बराबर ना हो, उसे कहते हैं असममित। यहां पर हम कर देते हैं CH3, ठीक है ना? अब देखो ये हमारा असममित है, नॉन सिमेट्रिकल, और ये है सिमेट्रिकल। तो एल्कीन पर जो हाइड्रोजन अणुओं का योग होता है वो दोनों पर होता है, और किस प्रकार से होता है इसको हम समझेंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान देना जरा, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर H सिंगल बॉन्ड X का योग कराया जाता है तो योग कैसे होता है इसकी विधियां हम पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म इसकी हम पढ़ चुके हैं, हमारे पिछले वीडियो पढ़े हुए हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करिए और हमसे पूछिए और पिछले वीडियो जरूर देखिए, ठीक है ना? तो एक तरफ जाता है X निगेटिव और एक और जाता है H पॉजिटिव और बन जाता है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। ये हमारा बन जाता है एल्किल हैलाइड, ठीक है ना? अब इसको बदल कर देखिए, आप ध्यान समझना। अगर हम इस H पॉजिटिव को इधर ना भेज कर इधर भेजते हैं और X नेगेटिव को इधर ना भेज कर इधर भेजते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H सिंगल बॉन्ड X, और इस बार हमने क्या किया? X पॉजिटिव को इधर भेज दिया और X नेगेटिव को इधर भेज दिया, ठीक है ना? तो क्या बन गया हमारा? देखिए CH2X सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये X को हम किनारे करते हो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। X सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो बच्चों, ये एथिल हैलाइड है और ये भी एथिल हैलाइड है और इन दोनों की संरचना सेम है। इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 और इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, तो बिल्कुल सेम नाम निकलेगा।
ठीक है ना, 1 हेलो एथेन 1 हेलो एथेन। इसलिए आप X इसमें देखो हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, H पॉजिटिव X निगेटिव। ये H पॉजिटिव X निगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि X की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए S पर आता है डेवर निगेटिव, इस पर आता है डेवर पॉजिटिव। और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन से रिएक्शन होती है ये वाली, ठीक है ना, प्रोसेस है ये। तो आप भेजिए, चाहे पॉजिटिव वाले को इधर भेजिए चाहे नेगेटिव वाले को इधर भेजिए, हमारा जो है प्रोडक्ट लास्ट में वही निकलेगा जाके। इसलिए जब सिमेट्रिकल होता है एल्कीन तो वहां पर रिएक्शन सेम होती है, आप किसी भी और H और X को जोड़ सकते हैं। लेकिन आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे समझाते हैं रिएक्शन। इसमें मामला क्या होता है कि जब CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 होता है और इसके साथ में H सिंगल बॉन्ड X की रिएक्शन होती है, एडिशन होता है, ठीक है ना, तो X पर निगेटिव और H पर वही डेवर पॉजिटिव डेवर निगेटिव। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ये हेटेरोलाइटिक फिजन होता है, इसमें याद करिए विस्मांस विखंडन से टूटता है और उसके बाद जो X निगेटिव होता है वो कहा जाता है। तो ये कहानी जो है हमने इसके बारे में पढ़ा था बच्चों, हमारा पूरा एक वीडियो पढ़ा हुआ है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है ना। तो ध्यान समझना, यहाँ पर X निगेटिव अगर इसके पास जा रहा है तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, और X निगेटिव अगर इसके पास जा रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कौन सा नियम लगा रहे हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को पराक्साइड प्रभाव कहते हैं या इसको खैराश प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है ना। ये हमने वीडियो में डाल रखा है, आप लोग प्लीज उसको देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये। प्यारे बच्चों, किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए गुत्थी की जड़ में जाना पड़ता है, किसी झगड़े को सुलझाने के लिए उसकी जड़ में जाना पड़ता है। आखिरकार आपने देखा होगा, कई बार आप सीरियल देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, कुछ ना कुछ देखा होगा, अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, जब भी कहीं पर कोई मामला बिगड़ जाता है तो उस मामला को कैसे सुलझाया जाता है। उस मामला को सुलझाने के लिए हमको गवाह चाहिए होते हैं, अन्य लोगों से पूछताछ की जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मेन चीज है उसकी जड़ कहां से, उसकी जड़ को पकड़ा जाता है। और जब जड़ पकड़ में आ जाती है बिल्कुल सीधा मामला ओपन होता है, क्लियर हो जाता है कि किसने गलत किया किसने सही किया, कौन गलत है कौन सही है। वैसे ही अगर कोई रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कहां जाएंगे, उसकी जड़ में जाएंगे, और जब जड़ आप पकड़ लेंगे तो रिएक्शन वो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी, फिर आपको उस रिएक्शन को याद करना नहीं पड़ेगा। इसलिए निवेदन है आपसे कि जो भी रिएक्शन हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो हम बताते हैं जिसका वीडियो पीछे पड़ा हुआ है उस वीडियो को देखिए। अगर आप पढ़ते समय पीछे का वीडियो देखते हैं और उसके बाद आप आगे का टॉपिक उठाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपको वो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फिर आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। तो निवेदन है आपसे, केमिस्ट्री में सबसे जो आवश्यक चीज है वो होता है बेसिक। और अगर बच्चे को बेसिक नहीं आता है, जरा सोचिए, फिर से मैं एक एग्जांपल दूंगा यहां पर। अगर किसी बच्चे को ABCD ना आती हो तो क्या वो इंग्लिश की किताब पढ़ सकता है? नहीं ना, कभी नहीं। अगर किसी बच्चे को 1 2 3 4 ना आता हो तो क्या वो मैथ का कोई सवाल लगा सकता है? नहीं, कभी नहीं लगा सकता है। अगर छोटा बड़ा ना आता हो तो क्या वो हिंदी पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा ना, सीधी सी बात। वैसे ही अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप केमिस्ट्री के रिएक्शंस नहीं बना पाएंगे। आप रिएक्शंस को याद करेंगे, आपको क्या लगेगा, C है, H है। अरे ABCD में 26 अक्षर होते हैं, बस 26 अक्षर के बीच में ही तो केमिस्ट्री है पूरी। लेकिन ये 26 अक्षर के बीच में जो केमिस्ट्री है ना, ये 118 एलिमेंट से निकल करके आ गया, ठीक है ना। तो आप वहां पर बिल्कुल भ्रमित रहेंगे, आप रट्टा मारेंगे रिएक्शन का, आप समझ नहीं पाएंगे, तैयारी आपकी गड़बड़ रहेगी। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या IIT की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए, लंबी रेस है नहीं भाई साहब। इसलिए निवेदन है आपसे, हमारे पीछे के सारे वीडियो पढ़िए, देखिए, उनको अच्छे से समझिए और हमको कमेंट करके बताइए। अगर कोई क्वेरी है तो हमको कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये भी समझना है, सर हमको ये समझना, सर हमको ये समझ में नहीं आता, सर हमको ये समझ में नहीं आता। हम आपको बताएंगे, आप जो पूछेंगे वो भी हम बताएंगे। और इसके लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने साथियों को शेयर करिए और उनसे बताइए कि अगर अच्छी केमिस्ट्री पढ़नी है, सीखना है, केमिस्ट्री में फ्यूचर बनाना है तो आप हमसे जुड़िए, हमारा चैनल उनको दीजिए, ट्रांसफर करिए, शेयर करिए और उनको बताइए प्लीज। इसको ध्यान देते हैं एक बार, अगर सम्मित है तब तो रिएक्शन बन जाएगी, लेकिन अगर असम्मित है तो
तो असममित पर जब हाइड्रोजन अम्ल का योग होता है तो वहां पर दो नियम लगते हैं, नंबर 1 मार्कोनी का, नंबर 2 एंटी मार्कोनी का, और दोनों ही नियम हमने डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान समझना, अब पेपर में अगर इतना लिख कर आ जाता है, कितना लिख कर आ जाता है और कह दिया जाता है कंप्लीट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को पूरा करिए, आप कैसे पूरा करेंगे बताइए, कौन सा नियम लगा यहां पर, ध्यान समझना बच्चों। तो मार्कोनी काफ ने रिएक्शन को पहचाना था, मतलब जो रिएक्शन होती है सारी वो मार्कोनी काफ के नियम से ही रिएक्शन होती है, मतलब मार्कोनी काफ ने रिएक्शन को पहचाना था कि जब इसकी इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है, और एंटी मार्कोनी काफ रिएक्शन कराई जाती है, मार्कोनी काफ रिएक्शन अपने आप हो जाती है और एंटी मार्कोनी काफ रिएक्शन कराई जाती है। तो ये ध्यान देना है आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HX, देवर पॉजिटिव देवर नेगेटिव, और अगर रिएक्शन पर कुछ भी नहीं लिखा है तो मार्कोनी काफ के नियम से रिएक्शन होगी, अगर ऊपर लिखा है मार्कोनी काफ तब भी मार्कोनी काफ के नियम से ही रिएक्शन होगी, लेकिन एंटी मार्कोनी काफ के रिएक्शन में मस्ट है या तो पेरोक्साइड की उपस्थिति होगी या तो एंटी मार्कोनी काफ लिखा होगा, ठीक है ना। तो आप उसी नियम से बनाएंगे, और एंटी मार्कोनी काफ के नियम में जो निगेटिव वाला ग्रुप होता है वो डबल बॉन्ड के पास वाले उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन अधिक होते हैं, जिसके पास कम होते हैं वहां पर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये याद रखिए आप, मार्कोनी काफ एंटी मार्कोनी काफ के नियम से रिएक्शन होती है, और इसका पूरा वीडियो हमने डाल रखा है, लगभग 20-25 मिनट का है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे पीछे की वीडियो देखिए जरूर, भाई साहब समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएंगे, ठीक है ना, ये टोटल चीजें आपको समझ में आएगी। तो क्या बनेगा, जब मार्कोनी काफ के नियम से रिएक्शन होगी, मार्कोनी काफ के नियम से रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा, निगेटिव वाला ग्रुप वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर हो जाएगा X। और जबकि एंटी मार्कोनी काफ जब रिएक्शन कराई जाती है तो यहां पर एंटी लिखना पड़ता है, एंटी मार्कोनी काफ या पेरोक्साइड लिखना पड़ता है। तो क्या होता है कि निगेटिव वाला ग्रुप वहां जाता है जहां डबल बॉन्ड के पास उस असंतृप्त कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। देखिए मार्कोनी काफ के नियम से आपको मिल रहा है 2 डिग्री मतलब आइसो कंपाउंड, और एंटी मार्कोनी काफ से मिल रहा है 1 डिग्री मतलब नॉर्मल कंपाउंड, ठीक है ना। तो कैसे रिएक्शन होती है एल्कीन पर, कैसे हाइड्रोजन अम्लों का योग होता है, ये हमने आपको समझाया है। अगर आप बहुत इसको गहराई समझना चाहते हैं तो गहराई समझने के लिए हमारे पीछे की वीडियो देखिए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नोट करिए इसको। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा इसके आगे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग होता है तो जरा बात करते हैं। हैलोजन अम्लों को हम HX से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, HX से। अभी तक हम एल्कीन के विषय में पढ़ रहे थे, किसके विषय में पढ़ रहे थे, एल्कीन के। अब हम पढ़ेंगे HX के विषय में, ध्यान देना। तो HX में H सिंगल बॉन्ड H होता है, और इसके लिए हम क्या नोट कर सकते हैं, HF हो सकता है, H सिंगल बॉन्ड Cl हो सकता है, H सिंगल बॉन्ड Br हो सकता है, या H सिंगल बॉन्ड I हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारे सारे हैलोजन अम्ल हैं। HI भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है और HF भी हो सकता है। अब ध्यान देना, इसमें जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो है HI। HI क्यों क्रियाशील है, क्योंकि HI बहुत आसानी से टूट जाता है। जरा देखिए बच्चों, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, इस सीरीज को समझेंगे। H सिंगल बॉन्ड F है, हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं H का 1 होता है 1s1, मतलब हाइड्रोजन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी पहली सेल में। जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का नंबर होता है 9, 1s2, 2s2, 2p5, पहली सेल में 2 और दूसरी में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पूरी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो भले ही इनके बीच में साझा हो जाए, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करता है और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करती है, इसलिए हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया। जरा समझना, सेमी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिसक गया इस साइड में, तब भी हाइड्रोजन पर डेवर पॉजिटिव रहा, उस पर डेवर नेगेटिव रहा, कोई खास प्रभाव हाइड्रोजन पर नहीं पड़ा। इसलिए
HF जो होता है सबसे ज्यादा स्थायी हो जाता है। इसकी जगह पर अगर हम Cl देखें, Cl 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो पहली कोर्स में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी तीसरी सेल, फ्लोरीन के पास 2 ही सेल थी और इसके पास तीसरी सेल 3 सेल है। तो तीसरी सेल तक पहुंचते पहुंचते आकर्षण बल थोड़ा सा और कम हो जाता है नाभिक का, और जब अट्रैक्शन कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है। तो जब H सिंगल बॉन्ड Cl बनता है तो Cl जो होती है ना, वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती नहीं है, ज्यादा फ्लोरीन की अपेक्षा कम खींचती है। इसलिए इस पर डेवर नेगेटिव आता है लेकिन फ्लोरीन से कम आता है, और हाइड्रोजन पर डेवर पॉजिटिव आता है लेकिन वो फ्लोरीन की अपेक्षा कम आता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप दोनों में गड़बड़ क्या है। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है इसमें H और F के बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो कम होती है, और HCl के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है, बॉन्ड की लंबाई होती है वो ज्यादा होती है। इसकी जगह अगर हम HBr करें तो ब्रोमीन जब चेक करेंगे हम, तो ब्रोमीन का नंबर होता है 35, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p5। अब इसमें बीच में 3d10 घुसा हुआ है, और ये 3d10 एक ऐसा ऑर्बिटल है जो पूरा भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्क्रीनिंग प्रभाव का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, स्क्रीनिंग प्रभाव लागू हो जाता है। और जो p5 होता है ये 4s के कांटेक्ट में जल्दी से नहीं आ पाता, इसलिए p में 5 ही इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए जो H सिंगल बॉन्ड Br बनता है उसमें इस पर और नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कम और इस पर और नेगेटिव बहुत कम हो जाता है, और फलस्वरूप इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो और ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है बॉन्ड लेंथ। मतलब सीधा समझ सकते हैं, सबसे नजदीक HF, H और Cl उनसे दूर, H और Br उनसे भी दूर। तो जो H और सिंगल बॉन्ड I होगा वो क्या होगा, समझ गए होंगे आप। आयोडीन कितना नंबर होता है, आयोडीन होता है 53 नंबर, 53 नंबर, समझ गए ना। तो आयोडीन और बहुत दूर होता है, और जब बहुत दूर होता है तो आयोडीन का विन्यास भी बड़ा होता है और आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास नहीं करता। आयोडीन खुद इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करती है, और जब आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करे, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करे, दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करें तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन। फलस्वरूप क्या होता है, HI बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो जब HI जल्दी ब्रेक होता है, जरा समझना, आसानी से ब्रेक हो जाता है, इसलिए सबसे पहले रिएक्शन कौन देता है, HI। सबसे पहले रिएक्शन कौन देगा, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी और हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी। ठीक है ना, इसलिए बहुत आसानी से बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास जाते हैं और इस पर नेगेटिव आता है, इस पर पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, और आयोडीन आसानी से अटैक करता है। ठीक है ना, इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, HI। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, HI। तो HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो सबसे पहले HI रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है, HX की जगह पर अगर हम HI ले लेंगे तो रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर HBr लेते हैं तो रिएक्शन थोड़ा सा धीमे होगी, HCl लेते हैं तो रिएक्शन थोड़ा और धीमे होगी, और अगर HF लेते हैं तो रिएक्शन फिर मुश्किल ही है। ठीक है, समझ गए ना आप कैसे रिएक्शन होती है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है उसे कराया जाता है, ये स्वयं तो होता नहीं, कराया जाता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम HF और HCl और HI नहीं देते हैं, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम केवल HBr ही देता है। बिल्कुल आपको ये बात याद रखनी है। कहीं पर भी अगर आप एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते हैं, एल्कीन में हाइड्रोजन अम्ल के साथ में एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते हैं, तो आपको HBr से ही रिएक्शन करानी है। यहाँ पर आप H सिंगल बॉन्ड Br ही लेंगे, HCl या HF या HI नहीं लेंगे। ये बहुत आवश्यक चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अपने उन साथियों की भी शेयर करिए जिनका आप भला चाहते हैं, और अगर आप अपना भी भला चाहते हैं, आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे पीछे के वीडियोस को देखिए जो हमने डाल रखे हैं यूट्यूब पर। और अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज हमको कमेंट करके बताइए, हम उस क्वेरी का भी निराकरण करेंगे। लेकिन प्लीज कमेंट करके हमको बताइए जरूर, और लाइक करिए। थैंक यू।